Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Specific Relief Act. In the last previous class of Specific Relief Act, we have already discussed about the rectification of instruments. In today's class, we further discussed about the remaining parts of rectification of instrument. Let's start today's lecture. आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट चीज़ ये हमें देखनी होगी कि रेक्टिफिकेशन के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिक्वायर्ड होती है, जो ज़रूरी होती है कि किस कंडीशन के आधार पर कोर्ट जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो सूट है उसको एंटरटेन करेगी, कोर्ट कहाँ अलाउ करेगी और कहाँ उसको मना कर देगी। तो कुछ एक ग्राउंड्स हैं, अगर वो ग्राउंड्स हम अपने साथ रख लेते हैं तो हमें किसी प्रकार का फिर इशू अराइज नहीं होता। There are certain requirements under section 26 of the specific certain requirement है। जब मैंने आपको बेयर लैंग्वेज करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रॉड होना चाहिए, म्यूचुअल मिस्टेक होना चाहिए और डजेंट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ की जो रियल इंटेंशन उसमें शो नहीं हो रही है तब होता है। तो फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल क्या है फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वन हैज़ द प्रूव रिगार्डिंग द फ्रॉड एंड म्यूचुअल मिस्टेक। पहली चीज़ हमें जो है म्यूचुअल मिस्टेक्स और फ्रॉड के रिगार्डिंग हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि म्यूचुअल मिस्टेक हुई थी, फ्रॉड हुआ था। अगर आप कोर्ट को एक्सप्लेन कर देते हो देन कोर्ट कैन एंटरटेन योर सूट। जो सूट आपने फाइल किया वो एंटरटेन कर लेगी, अदरवाइज कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती है। द इंटेंशन मस्ट बी ट्रथफुल। जो आपकी इंटेंशन है किसी काम को करने का, आपका डिज़ायर है, वो डिज़ायर जो वो ट्रथफुल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने दूसरी पार्टी को सिर्फ मेंटली हराश करने के लिए और इकोनॉमिकली उसे वीक करने के लिए अगर आप कोई सूट फाइल कर रहे हो तो उसमें जो है आपको कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। सेकंड चीज़ ट्रथफुल हो गया इसके अंदर कि आप ट्रथ होना चाहिए आपकी बातों में कि वो फ्रॉड और कॉमन इंटेंशन हुई, मिस्टेक हुई थी या नहीं हुई थी। फिर बात आती है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु वांट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा हु वांट्स रेक्टिफिकेशन, जो व्यक्ति रेक्टिफिकेशन करवाना चाहता है। तो ये भी आप माइंड में रखिए कि मान लीजिए अगर ए ने बी के साथ कांटेक्ट किया और यहाँ पर अब जब उसको एंटरटेन करने की बात आई, फुलफिलमेंट की बात आई तो कन्फ्यूज़न अराइज हो गया। तो कोर्ट में सूट फाइल करने की बात की गई कि हम रेक्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट का सूट फाइल कर देते हैं। उस मामले में जो पार्टी इच्छा है, जिस पार्टी की द विश है, जिस पार्टी की हु कैन प्रूव द केस यानी कि प्रूव द सूट, वही अपने तरफ से जो बात है कह रहा है उसको प्रूव करेगा। एज पर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? वैसे तो फ्रॉड का कोई मीनिंग डिफाइन नहीं है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे अगर सेक्शन 17 को हम देखते हैं तो वहाँ फ्रॉड का मतलब बताया गया है। फ्रॉड मीन्स फ्रॉड का मतलब है एंड इंक्लूड्स, या उसमें शामिल होगा। अकेला एक सिंपल मीनिंग नहीं है फ्रॉड का, वो कह रहा है एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। फ्रॉड का मतलब और उसमें क्या क्या शामिल है, जो फॉलोइंग जो कंडीशंस मैं इसमें आपको लिख रही हूँ, जो उस सेक्शन की डिमांड थी। फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी, तो किसी पार्टी के द्वारा किए गए, टू ए कॉन्टैक्ट में और विद हिज कन्निवेंस का मतलब होता है उसकी कंसेंट के साथ, कन्निवेंस का मतलब कंसेंट, और बाय एजेंट या उसके एजेंट के द्वारा। विद इंटेंट टू डिसीव, क्या इंटेंशन थी? टू डिसीव। इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए इनमें क्या क्या है। पहला है पार्टी के द्वारा किया गया, विद हिज कन्निवेंस किया गया, एजेंट के द्वारा किया गया, और इंटेंशन थी डिसीव अनदर पार्टी को, इंटेंशन डिसीव करने की थी, और हिज एजेंट को, उसके एजेंट को, और इंड्यूस हिम टू एंटर, और उसको मजबूर करने की, यानी कि इस तरीके से उसके सामने आपने मैटर्स पेश किया, फैक्ट्स पेश किए कि सामने वाला व्यक्ति एक तरीके से ना चाहते हुए मजबूर हो गया कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा बनना है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनना है। तो उस मामले में फ्रॉड होगा, लेकिन किस किस मैटर में होगा वो नीचे दिया होगा है, वो हम डिस्कस करते हैं। द सजेशन एज टू फैक्ट, एक ऐसे तथ्य का सुझाव, ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन, जो ऐसे लग रहा है कि असल में तो वो सच है नहीं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो सच्चाई है। सेकेंड है द एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब होता है जहाँ उस व्यक्ति की कोई ड्यूटी नहीं थी, कि वो उस व्यक्ति को बताए, कंसील करे बातों को कि ये तथ्य है। लेकिन मान लो दो तरह के कंसीलमेंट्स होते हैं, वन इज एक्टिव कंसीलमेंट, सेकंड इज पैसिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट में जो व्यक्ति कॉन्टेक्ट कर रहा है उसकी कोई ड्यूटी नहीं है बताने की, ही इज़ नॉट बाउंड बाय ड्यूटी
टू आस्क या टू टेल द एक्चुअल फैक्ट्स, जो कंसीलमेंट्स है वो कर सकता है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, हाँ वो बता दे तो उसकी इच्छा, अदरवाइज नहीं। लेकिन जब पैसिव कंसीलमेंट की बात आती है उस मामले में ड्यूटी बन जाती है कि उसे सारा का सारा कंसील करना पड़ेगा। मान लीजिए एक मदर और डॉटर का रिलेशन है, मदर डॉटर को कुछ कांटेक्ट कर रही है, तो यहाँ उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो अपने बेटे को बताए या बेटी को बताए। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहा है तो ही हैज़ नो ड्यूटी, ही इज़ नॉट ड्यूटी बाउंड, बट ड्यूटी बाउंड नहीं है कि उसे वो करना है। अ प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, एक ऐसा प्रोमिस कर दिया आपने जिसके लिए आपकी इच्छा ही नहीं थी कि आप फुलफिल करोगे। आपने वैसे प्रोमिस कर लिया, हाँ हाँ ये कर लेंगे, लेकिन आपके मन से ये इच्छा थी कि मैंने तो ये पूरा तो करना ही नहीं है, जो होता है देखी जाएगी। एनी अदर एक्ट, कोई ऐसा अदर एक्ट है जो ये लगता हो कि डिसीव की बात हो रही है, धोखे की बात आ रही है, किसी को चीट करने की बात आ रही है। एनी सच एक्ट और ओमिशन, कोई ऐसा एक्ट है या ओमिशन है, कोई ऐसा एक्ट अगर आप कर देते हो या आप नहीं करते हो तो फ्रॉडुलेंट की कैटेगरी में आ जाता है। जो सेक्शन 25 जो है इंडियन पिनल कोड का, वो फ्रॉडुलेंटली की बात करता है, उसमें भी तो इंटेंशन टू डिसीव ही है, तो वही चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मेरे साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्टैक्ट विद नॉट। मान लीजिए कोई व्यक्ति चुप है, अगर वो बोल जाता तो क्या पता दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर प्रभाव पड़ जाता, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता, वो चुप है, तो सिर्फ वो चुप है, इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि उसने किसी प्रकार का फ्रॉड किया था। अनलेस द सर्कमस्टेंस, जब तक कि जो केस है, जो मैटर है, उसके हालात ऐसे ना बन जाए कि उसकी वहाँ पर ड्यूटी बनती थी बताने की, और साइलेंस टू स्पीक, जब तक कि उसका साइलेंस जो है स्पीच हो। मान लीजिए ए और बी दो दोस्त हैं, सी आता है ए के पास, जी मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, और उस प्रोडक्ट के लिए मान लो कहते हैं कि भाई उसमें बी की कंसेंट चाहिए। ए कहता है सी को आप जाके बी से कंफर्म करो, या बी को कहता है कि हाँ ये बात सही है, बी गर्दन हिला देता है, तो यहाँ उसका साइलेंस है, कंडक्ट से वो शो कर रहा है, तो उसका साइलेंस भी यहाँ स्पीच के बराबर है, और उसकी उस गर्दन हिलाने की वजह से सामने वाले व्यक्ति ने सहमति पर अपनी दिखा दी कि हाँ हाँ उसकी सहमति है, तो इस तरीके से वहाँ पर उसे जो है फ्रॉड की कैटेगरी में आप लेकर आओगे। एग्जाम्पल क्या कहता है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी हॉर्स विच इज ए नोज टू बी अनसाउंड। ए ने एक घोड़ा बेच दिया किसी ऑक्शन में, किसी मान लो बोली लगी थी वहाँ पर, और नीलामी में बेच दिया घोड़ा, और उसे पता था कि वो घोड़ा अनसाउंड है, यानी कि उसकी जो है कोई क्षमता ही नहीं है। अनसाउंड का मतलब है कि उसको अंदर इतना, यानी कि आप कह सकते हो कि वो जिस पर्पज़ के लिए घोड़ा लाया गया उस पर्पज़ के लिए नहीं है। ए सेइंग नथिंग, ए यहाँ पर कुछ नहीं कहता बी को अबाउट द हॉर्स अनसाउंड, उस हॉर्स के अनसाउंडनेस के बारे में। दिस इज़ नॉट फ्रॉड इन ए, ये फ्रॉड की तरफ से जो है फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। कारण क्या है, यहाँ पर एक्टिव कंसीलमेंट है, पैसिव कंसीलमेंट नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट में कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हमें बताना है या नहीं बताना, अगर पैसिव कंसीलमेंट होता तो इट इज़ रिक्वायर्ड। फिर आगे कहते हैं कि बी इज़ एज ए डॉक्टर, बी जो है ए की डॉक्टर है, बेटी है, एंड हैज़ जस्ट कम ऑफ एज, और एक ऐसी एज पर है जहाँ उसको बताना जरूरी है। हेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड, वो बताना जरूरी है कि वो घोड़ा जो है वो अनसाउंड है। बी सेज टू ए, बी ए को कहता है इफ यू डोंट डिनाई इट, अगर तुम मना नहीं करते, आई शैल एज्यूम, मैं ये मान लूंगा कि घोड़ा जो है वो सही है, साउंड है, ठीक है बिल्कुल। ए सेज नथिंग, ए कुछ भी नहीं कहता। हेयर ए का साइलेंस जो है वो स्पीच के बराबर है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में पहले बता ही दिया था। ए एंड बी बीइंग ट्रेडर, ए और बी दोनों व्यापारी हैं, दोनों एक कॉन्टैक्ट में पड़ जाते हैं। ए हैज़ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, ए को कहीं से कोई खुफिया जानकारी मिलती है कि जिस प्रोडक्ट की कॉन्टैक्ट वो कर रहे हैं उसका प्राइस जो है कुछ कम होने वाला है। और यहाँ पर जब ए और बी ज्वाइंट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, बहुत को ओनर्स हैं, को कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो यहाँ पर ए की लाइबिलिटी बनती है कि वो बी को बताए कि क्या जो है रेट उसके बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो विलिंगनेस होती उनकी तो उसकी लाइबिलिटी बन जाती, लेकिन यहाँ पर ए किसी प्रकार से बाउंड नहीं है, उसको ठीक है पता चल गया, लेकिन उसका कोई बिजनेस पार्टनर्स है मान लो, तो उसको पैसिव कंसीलमेंट की बात तो यहाँ पर हो नहीं रही है, तो ए इज़ नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी। अब आगे हम वो तो हमने डिस्कस कर लिया फ्रॉड का, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल मिस्टेक की। म्यूचुअल मिस्टेक क्या होता है, म्यूचुअल मिस्टेक मीन्स कॉमन मिस्टेक ऑन बोथ ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टी की तरफ से इक्वल मिस्टेक होना म्यूचुअल मिस्टेक होता है। मान लीजिए कॉन्टैक्ट किया गया कि आज तकरीबन 10 फरवरी तक है, ये 10 तारीख तक ये प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। अब 10 फरवरी बोला नहीं है, 10 तारीख बोला है, तो यहाँ पर जो ए था फर्स्ट पार्टी थी उसने समझा कि 10 तारीख हो सकता है मार्च तक देना होगा, बी को ये था कि 10 तारीख फरवरी की है,
तो दोनों की म्यूचुअल मिस्टेक है। इस मामले में अगर हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाना हो तो हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उस मामले में दोनों तरफ से जो कॉमन मिस्टेक होता है उसे म्यूचुअल मिस्टेक बोला जाता है। A party seeking rectification has to establish that there was a prior complete agreement which was reduced in writing in accordance with common intention of the parties, and by reason of a mistake the writing did not express the real intention of the party। वही एग्जाम्पल है कि जो पार्टी रेक्टिफिकेशन करवाना चाहती है उसे सबसे पहले शो करना पड़ेगा कि पहले एग्रीमेंट हुआ था, जो राइटिंग में भी हुआ था, कॉमन इंटेंशन के हिसाब से हुआ था, बट और किसी कारण से बाय रीजन किसी कारण से मिस्टेक हो गई और राइटिंग जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए जो रियल इंटेंशंस थी पार्टी की। देयर कैन नॉट बी रेक्टिफिकेशन, यहाँ किसी प्रकार का रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता वेयर द मिस्टेक वॉज नॉट ए म्यूचुअल मिस्टेक, जब तक कि यहाँ पर कोई मिस्टेक जो है म्यूचुअल मिस्टेक ना हो। बट ओनली ए मिस्टेक कमिटेड बाय स्क्राइब, लेकिन यहाँ तो मिस्टेक किसके द्वारा हुई है? स्क्राइब के द्वारा हुई है। स्क्राइब मतलब जिसने रिटन फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट को तैयार किया उसकी वजह से हुई है, तो यहाँ पर आप रेक्टिफिकेशन नहीं करवा सकते। देयर कैन नॉट बी रेक्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल का मतलब सिंगल पर्सन की मिस्टेक से कोई कॉन्ट्रैक्ट के आप रेक्टिफिकेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि वो मिस्टेक जो है ना तो फ्रॉड की कैटेगरी में फॉल करेगा। ए म्यूचुअल मिस्टेक कैन बी एस्टेब्लिश बाय एनी वन ऑफ द पार्टीज। ए म्यूचुअल मिस्टेक जो है दोनों व्यक्तियों के द्वारा पॉसिबल होगा और उसी से ही कॉन्ट्रैक्ट पर अगर कोई इफेक्ट पड़ जाता है तो उसके अंदर रेक्टिफिकेशन करवाया जा सकता है। फिर बात आती है रियल इंटेंशन की। रियल इंटेंशन क्या होता है? वास्तविक इंटेंशन जो पार्टी की थी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उस टाइम का जो सिस्टम था वही इंटेंशन अगर शो हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन लग रहा है कि फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक है और उसकी वजह से जो एक्चुअल में जो इंटेंशन शो नहीं हो रही है उस मामले में क्या कर सकते हैं? वो रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। अब बात आती है कि रेक्टिफिकेशन तो ठीक है हम करवा लेंगे, अगर रेक्टिफिकेशन करवाएं तो उसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या है? A deed rectified by the court so as to conform to the true intention of the executive party। एक ऐसी डीड जो रेक्टिफाई की गई कोर्ट के द्वारा और इस बात को उसमें रखा गया कि जो एग्जीक्यूटिंग पार्टी है किसी भी मोमेंट पर अगर वो डीड को एग्जीक्यूट करवाना चाहती है तो उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से। व्हेन द कोर्ट रेक्टिफाई डीड ऑफ ट्रांसफर, जब कोर्ट ने एक डीड ऑफ ट्रांसफर को रेक्टिफाई कर दिया, अभी एक कन्वेंस बन जाता है, एक अधिकार बन जाता है और इसमें फर्दर जो है किसी प्रकार के अपने जो राइट को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द डिक्री, जो डिक्री पास होती है, शुड डिक्लेयर दैट, उसे ये बात भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि वो रेटिफिकेशन जो है उस डिक्री में होना चाहिए। पॉइंट आउट द वे इन विच इट शुड बी रेटिफाइड, और हमें ये भी पता होना चाहिए किस तरीके से उसको रेटिफाई किया जा सकता है। एंड डायरेक्ट एंड एंडोर्समेंट ऑफ द डिग्री ऑन द कन्वेंस, और इस प्रकार से अगर उस पर कुछ लिखा पड़ी हुई है तो उसके हिसाब से रेक्टिफाइड जो है वो किया जाएगा, कन्वेंस बन जाएगा। फिर बात आती है अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू रेटिफिकेशन के रिगार्डिंग। दूसरे इंपॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट्स है वो क्या है? द कोर्ट्स विल नॉट बी इनक्लाइंड टू रेटिफाई इंस्ट्रूमेंट वेयर सच रेक्टिफिकेशन प्रेजुडिस। अब कह रहा है कि मान लो कोई थर्ड पार्टी भी उनके अंदर इन्वॉल्व थी, ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ और उसमें ये बात कहा गया कि ए ने जो कॉन्टैक्ट किया वो अपने किसी थर्ड पार्टी अपने किसी फ्रेंड के संदर्भ में किया, एजेंट किया, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी गुड फेथ में कुछ ऐसा समझ रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो कह रहा है कि जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट है या थर्ड पार्टी का राइट कुछ अराइज हो रहा है गुड फेथ के अंदर अगर मान ले नहीं हो पाता है तो परचेजर जो है उस मामले में इंस्ट्रूमेंट जो है रेक्टिफाई नहीं होगा। परचेजर हु डज नॉट मेक इंक्वायरीज, एक परचेजर है जिसने ये इंक्वायरी नहीं की कि जो वेंडर है जो बेचने वाला है वो उसकी इस लापरवाही का फ़ायदा ले सकता है, तो उस मामले में क्या होगा? कैन नॉट बी, उसे बोनाफाइड परचेजर नहीं माना जाएगा। किस लिए? विदाउट नोटिस। अगर उसको नोटिस था इस सब बातों की, नोटिस का मतलब यहाँ ऐसे कोई नोटिस भेजना नहीं है, नोटिस का मतलब होता है जानकारी, बिना किसी जानकारी के उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो बोनाफाइड परचेजर था। अगर उसको जानकारी थी फिर वो हो सकता है, अगर उसको जानकारी नहीं थी कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम से है, उसे नोटिस ही नहीं था, तो उस मामले में ऐसा कोई जो एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर आप इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करोगे ना, उसमें नोटिस का काफ़ी डिटेल डिस्कशन है, तो हम जब टीपीए करेंगे, राजस्थान के एग्जाम में ही आता है टीपीए का कंसेप्ट, अगर करेंगे तो उस टाइम में आपको डिटेल में करवाऊंगी। रेक्टिफिकेशन का प्रूफ उसी व्यक्ति पे होता है जो व्यक्ति रेक्टिफाई करवाना चाहता है। मेयर लेचीज में नॉट बी, लेचीज का मतलब है जो डिले होना है। अगर किसी चीज़ में आप डिले कर जाते हो कि जी मैं किसी रीज़न की वजह से डिले कर गया, अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, मान लीजिए आप सूट फाइल करने गए थे, वही लिमिटेशन की बात है, अगर सूट फाइल करने गए थे और उस टाइम एक्सीडेंट हो गया, आप इस कंडीशन में नहीं थे कि आप जो सूट फाइल कर देते
उस मामले में डिले में जो लैचेज में है जो वो रेटिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसको सफिशिएंट ग्राउंड है, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है अगर वो सफिशिएंट ग्राउंड है तो अनरीजनेबल डिले को कंसीडर किया जाएगा कि उस रिलीफ को रिफ्यूज़ किया जा सके। द मेयर फेलियर टू रेटिफाई द डीड विल नॉट एक्सटिंग्विश द टाइटल टू द प्रॉपर्टी। मान लीजिए अगर फेलियर हो गया कि हमने जो है हमारी टाइटल डीड थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इश्यू अराइज हो रहा था, लेकिन हमने रेटिफाई नहीं किया। अब रेटिफाई नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो उस प्रॉपर्टी को आपने जो खरीदा है उसमें आपका जो राइट अराइज हो रहा है क्या वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा? ऐसे एक्सटिंग्विश नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कोई चीज़ खरीदी तो हमने उसके लिए पे किया है। तो अगर हमारे वो राइट्स को एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो हमें काफ़ी हद तक हमारा जो है काफ़ी लॉस हो सकता है और हमें ऐसा लॉस होगा जो इररिपेयरेबल होगा, जिसको फर्दर जो है रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो स्पेसिफिक आर्टिकल रिलेटिंग टू रेटिफिकेशन इन द प्रेजेंट लिमिटेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा विशेष तौर पर आर्टिकल नहीं है जो ये शो करता हो कि कितना लिमिटेशन पीरियड है। आर्टिकल 113 जो है लिमिटेशन एक्ट का और 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड में भी ऐसा कोई प्रोविजन है, बट आर्टिकल 95 और 96 जो है वो सूट फॉर रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करते हैं, जो हम लिमिटेशन एक्ट के दौरान हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। अब इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहां से आप समझ जाओगे कि कैसे जो है रेटिफाई इंपॉर्टेंट है। नूरदीन इस्माइल जी कुरवा वर्सेस महमूद उमर सुब्रती, ये आपको याद रहे तो अच्छा, ना याद रहे तो कंसेप्ट समझने के लिए है। द केस बिगेन विद एन एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट में आगे 6 भागों में उसे बांट दिया गया प्रॉपर्टी को, और जो डिस्प्यूट था उस लैंड के रिगार्डिंग वो शुरू हो गया और अंत में ये हेल्ड किया गया कि अगर एक सूट फाइल करा जा रहा है रेटिफिकेशन ऑफ डीड का म्यूचुअल मिस्टेक के ग्राउंड पर, तो अगर थर्ड पार्टी उसमें इंटरवेन नहीं करती है तभी उसको एंटरटेन किया जाएगा। द डेट ऑफ द नोटिस ऑफ द मिस्टेक इज द डेट फ्रॉम। अब नोटिस जो है मिस्टेक का टाइम कब से माना जाएगा? जब हमें नोटिस हुआ। नोटिस का मतलब जानकारी हुई, जब हमने उस तथ्य को समझा कि हाँ हमारे इस डीड में ये प्रॉब्लम है, तभी से ये माना जाएगा कि रेटिफिकेशन की जो टाइम लिमिट है स्टार्ट हो जाएगा। मानिक लाल एंड अदर्स वर्सेस राजाराम। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट केस वाज फाइल्ड बाय द राजाराम और लक्ष्मी ऑन द ग्राउंड दैट प्लेंटिफ इज कोऑनर। प्लेंटिफ जो है उसका कोऑनर है और ज्वाइंट होल्डर है और एग्रीकल्चर लैंड किसी की जमीन थी। बिफोर फाइलिंग द कंप्लेंट द डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के खेत में चला गया। जब तक कंप्लेंट फाइल नहीं हुई थी उससे पहले डिफेंडेंट प्लेंटिफ के खेत में चला गया और प्लेंटिफ को जो है धमकी देने लगा एज डिफेंडेंट जो है, और ये कहने लगा कि डिफेंडेंट का उसमें किसी प्रकार का राइट नहीं है। द अपेलेंट ऑल्सो सेड दैट, अपेलेंट ने भी यह बात कही कि जो सारे के सारे हेयर हैं उत्तराधिकारी उस लैंड के, वो सारों का राइट बनता है। और इट वॉज सेड दैट, और ये कहकर अपील जो अलाउ कर दी गई। जोसेफ जोहन वर्सेस वेरोनिका थॉमस एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ, यह कहा गया कि जो अपेलेंट्स है वो सन है और डॉटर हैं बीपी सैंडी के। इसमें क्या हुआ, 2 मकान थे, दोनों मकान में एक मकान जो है छोटे बेटे के नाम हो गया और एक बेटी के नाम हो गया, बट द हाउस जो डॉटर को दिया गया था वो बेटे को दिया जाना चाहिए था और जो बेटे को दिया गया था वो डॉटर को दिया जाना चाहिए। एट द एंड कोर्ट ने ये बात कही कि इट इज़ अप्लीकेबल ओनली वेयर, ये सिर्फ वहीं पर अप्लीकेबल होगा अगर उस प्रॉब्लम में, अगर मान लो फादर ने जब डीड बनाई उस टाइम उसने म्यूचुअल मिस्टेक कर दी थी या कोई फ्रॉड का मामला था, तब जाकर जो है कोई रेटिफिकेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सरताज एंड अनदर वर्सेस अयूब खान। इस केस में 2019 का केस है। ये कहा गया कि अपेलेंट ने एक सिविल सूट फाइल किया और ये कहा कि प्लेंटिफ ने उसकी ज़मीन खरीदी थी डिफेंडेंट से रजिस्टर्ड सेल डीड में और उसके लिए वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब रुपए का भुगतान भी किया था, बट ड्यू टू एडवर्टेंट का मतलब है कि बिना सोची हुई कोई एक मिस्टेक हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उस सेल डीड में, दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी जो है एडवांटेज ले रही है, फ़ायदा ले रही है। तो इस जजमेंट में ये कहा गया कि जो अपील है वो उसे अलाउ किया गया और जजमेंट पास किया गया, और जो लोअर कोर्ट का जजमेंट था जिसमें इसको जो है रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं था उसमें सेट असाइड कर दिया, और जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था उसको जो है रिस्टोर कर दिया, उसको फाइनल आगे अपहोल्ड कर दिया। तो ये तो था हमारा रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट। ये जो नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो मैं बोर्ड पर कंसेप्ट करवाती हूँ वो तो देखो मैं प्रोवाइड करवा नहीं सकती, लेकिन जो मैं PDF के थ्रू या PPT के थ्रू करवाती हूँ वो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी और आप रिवीजन भी करते रहिए। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी सबसे पहले पहुँच जाएगी।
और कोरोना के इस काल में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।